नमस्कार दोस्तों, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे। अब एक दो क्लासेस और मैं आप देखिए ये क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि मैं साथ में आपके टीचिंग मेथड भी तैयार कर रहा हूँ। क्लासेज आपको बड़ी बड़ी मिलेगी। क्लासेज के अंदर टीचिंग मेथड में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उनकी क्लास उसके बाद आपको पहले से भी मैं आपके लिए कोर्स तो वो आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड करा दूँगा। लगातार आपके करते रहना चाहिए। जैसे ही मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके बाद आपको रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। भी 5-5, 7-7 दिनों के बाद जो बुक हो गई है उसको दोबारा निकालो, प्रैक्टिस करो, उनके फॉर्मूलेज याद करो, यही बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी करा रहा हूँ। काफ़ी टाइम बिल्कुल भी चिंता इतनी करेंगे। कोई बुक होगी तो उसको मान लीजिए एक क्लास के अंदर बुक रिवीजन नहीं होती तो 2 क्लास के अंदर हो जाएगी। तो वो चीज़ें फटाफट 40-50 वीडियो आपके लिए इस प्रकार की बनेंगी रिवीजन से रिलेटेड, और उसमें आपका पूरा मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं आपके लिए, कब तक कहाँ चीज़ें होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो लास्ट में, देखो रिवीजन होगा तो वो लास्ट में ही होगा, तब तक तो चीज़ें चल रही हैं। अगस्त तक आपका सिलेबस होता है, फिर भी आपके पास 3-4 महीने बाकी हैं। तो 3-4 महीने काफ़ी सारा टाइम है। इससे अच्छा आप पहले जो फर्स्ट पेपर है उस पर भी साथ में फोकस करें। केवल मात्र जो अभी तक मैंने मैटर करवा दिया है वो काफ़ी सारा मैटर आपको मैंने सफिशिएंट मैटर करवा दिया है। लगभग अभी देखो 5-7 दिन के अंदर आपकी टीचिंग मेथड हो जाएंगे तो लगभग 100 से प्लस ही हो जाएंगे। 110, 15, 20 क्वेश्चन के आसपास आपका सिलेबस हो जाएगा। तो इतना तो काफ़ी, इतना तैयार कर लोगे तो भी 120 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं एग्जाम के अंदर, 90-100 तक आपके सही होते हैं, और फर्स्ट पेपर आपका अच्छे से अटैम्प्ट होता है तो भाई आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैटर हमारा काफ़ी सफिशिएंट है और आने वाले 15-20 दिन के अंदर और भी हम यहाँ पर स्पीड पकड़ जाएंगे। तो मैन फोकस अब साथ में देखिए जीके वाले पर भी करना है, क्योंकि जो मैथ साइंस से होते हैं उनका जीके कमज़ोर है, और जीके के अंदर भी 40% लाना ज़रूरी है। 40% नहीं लाए तो मैथ आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। यहाँ 40% नहीं बने तो थोड़ा इस पर भी फोकस करना है। मैथ में तो जितने सही होंगे उतने ही होंगे, सभी के उतने ही होते हैं। अच्छी तैयारी करेंगे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी अटैम्प्ट उतने ही होंगे, 80-90 के करीब आसपास अटैम्प्ट होते हैं, तो वो उतने ही अटैम्प्ट होंगे और उतने कर देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है भाई। 5-7% और फालतू कर देंगे तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना।
फर्स्ट पेपर का। और सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें आप, और एग्जाम की डेट नहीं बढ़ती तो अब तक तो हम चीज़ें कर चुके, लेकिन फिर ठीक है धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं तो उस हिसाब से चलते हैं ताकि आप पिछले का रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब देखिए टॉपिक है तुल्य कोणीय। तुल्य कोणीय रूपांतरण थोड़ा आज हम थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं भाई। यह तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण, इसे प्रतिचित्रण जो अनुकोण नहीं है, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण रूपांतरण सीधा सा है, यानी जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है, जो अनुकोण, इंग्लिश के अंदर भी लिख दूंगा, अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। थोड़ा ही पढ़ने वाले हैं आज से। देखिए आइसोगोनल मैपिंग, आइसोगोनल मैपिंग बिल्कुल सरल है। देखिए कोई कोण है, तुल्य कोण क्या होगा, यानी आप मैपिंग कर रहे थे, एक तो जेड समतल के अंदर निकाल रहे थे, एक डब्ल्यू समतल के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपका जो कोण आप निकाल रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, वो परिमाण में तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग हो जाए। लेकिन अनुकोण कर रहे थे वो परिमाण में भी बराबर होना चाहिए था, दिशा में भी बराबर था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो आपका रूपांतरण है वो परिमाण में तो आपका बराबर हो, परिमाण में तो कोई फर्क नहीं आए, लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो आपकी, देखिए अगर जेड समतल के अंदर ऊपर बन रहा है तो डायरेक्शन उसकी नीचे आ जाए, वो आपका नीचे बन जाए, परिमाण उसका बराबर हो, तो ऐसा रूपांतरण क्या कहलाता है, तुल्य कोणीय रूपांतरण कहलाता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। पहले डेफिनेशन लिखिए इसकी क्या होगी। देखिए डेफिनेशन लिखना है, यदि कोण परिमाण में तो बराबर हो, परिमाण में बराबर हो लेकिन दिशा में बराबर नहीं हो, यानी सीधी सी बात है डेफिनेशन कि अगर आपका जो कोण ले रहे हैं वो परिमाण में तो आपका बराबर होना चाहिए, परिमाण में तो बराबर हो लेकिन दिशा में नहीं, तब रूपांतरण क्या कहलाता है, तब रूपांतरण तुल्य कोणीय रूपांतरण, तब रूपांतरण तुल्य कोणीय रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तब रूपांतरण आपका तुल्य कोणीय रूपांतरण कहलाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं आराम से कि आपको उदाहरण मैं दे दूं, W बराबर Z का स्विंगमी निकालना चाहते हैं आप, देखिए W बराबर Z स्विंगमी, ठीक है। अब देखिए Z का स्विंगमी है, आप Z बराबर जानते हैं, चूंकि Z बराबर क्या होता है, x प्लस का आयोटा y, और Z का स्विंगमी निकालेंगे तो Z का बार आप निकालते हैं तो x माइनस का आयोटा। लेकिन अब देखिए इनकी डायरेक्शन तो आपकी आयोटा की डायरेक्शन तो यहाँ पर चेंज हो गई, लेकिन अगर इसका परिमाण आप निकालते हैं, परिमाण देखिए, परिमाण अगर आप निकालेंगे तो परिमाण दोनों का सेम रहेगा, निकाल कर देख लीजिए, परिमाण तो वही होगा। देखिए अगर आप इसका परिमाण निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, यानी जो आपका रियल पार्ट है और वास्तविक पार्ट है उनका स्क्वायर करके आपको करना है, और ऐसे ही इसका निकलेगा। तो यानी आपका जो परिमाण आप निकालेंगे, परिमाण तो आपका इनका बराबर निकलेगा, सेम निकलेगा, लेकिन फर्क किस चीज़ का है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, यानी डायरेक्शन का फर्क होगा, एक तो ऊपर बनेगा तो दूसरा आपका नीचे बनेगा। तो आप लिख सकते हैं W बराबर Z जो बार है के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु से वास्तविक रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब बिंदु से प्रतिचित्रित होता है। परिणामतः प्रतिचित्रण में कोण का परिमाण तो नहीं बदलता, परंतु इसकी दिशा है वो बदल जाती है। परिमाण तो इसका नहीं बदलेगा लेकिन दिशा इसकी बदल जाएगी। तो इसके नोट्सों के अंदर ये लाइन भी मैंने लिखा रखी है। ये देखो मैं अभी बात करता हूँ W बराबर एफ जेड का स्विंगमी, तो कैसे बनेगा, डायरेक्शन की बात करते हैं अपन। W बराबर एफ जेड का आप कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास कैसा डायग्राम बनेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये तुल्य कोणीय रूपांतरण होगा, ये तुल्य कोणीय रूपांतरण है, ये तुल्य कोणीय रूपांतरण होगा। अब तुल्य कोणीय रूपांतरण है तो आप कह सकते हैं, सीधी सी बात है, मान लीजिए यहां पर ये बन रहा है आपका, तो ये आपका जेड समतल हो गया। तो देखिए इसके अंदर सीधी सी बात है, देख लीजिए
अब ये जो आपका बनेगा ये अब ऊपर की साइड बन गया, यहाँ पर ये नीचे की साइड बन सकता है। अब देखो यहाँ पर ये बन गया, इधर ऐसा कोई शेप बन गई यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका अल्फा एंगल है। अब ये परिमाण में तो बराबर रहना चाहिए, ये जेड समतल है और डब्ल्यू समतल के अंदर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बन गया, तो ये अल्फा यहाँ पर बन गया। अब देखो इसका परिमाण तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन देखो, एक नीचे बन रहा है, एक इसके ऊपर बन रहा है। अब ऊपर नीचे बन रहा है तो दोनों में परिमाण तो इनका बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। तो ये क्या हो जाएगा आपका तुल्य कोणीय रूपांतरण, जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। अब अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए मैंने एक आपको कंडीशन बताई थी कि एफ डैश जेड बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, उसका अवकलन अगर नॉट जीरो होता है तो ये कंडीशन होगी। एक एफ जेड आपका विश्लेषिक होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बस ये सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि परिमाण में तो कोण बराबर हो, लेकिन दिशा है उसकी वो आपकी अलग हो। दिशा अलग है, देख लीजिए उदाहरण में हमने अच्छे से किया है, दोनों के डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी बुक के अंदर गोकुरु वाली बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वहीं से चीजें उठती हैं सेम टू सेम, तो उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है भाई, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है, चलिए आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे अपन बुक से। क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां प्रतिचित्रण एफ जेड बराबर 3z प्लस का z स्क्वेयर अनुकोणी नहीं है, जहां पर ये अनुकोणी नहीं है, कि उन बिंदुओं को आपको निकालना है जहां पर याद कीजिए जहां प्रतिचित्रण एफ जेड बराबर 3z प्लस z स्क्वेयर अनुकोणी नहीं है, सीधा सा आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है आंसर निकालते हैं। एफ जेड दे रखा है, आंसर देखिए इसका एफ जेड आपको दे रखा है 3z प्लस का z स्क्वेयर। अब अनुकोणी नहीं है तो अनुकोणी के लिए आप क्या कंडीशन प्रूफ करेंगे कि एफ जेड बराबर आप 0 रख दें। एफ जेड बराबर 0 होगा तो वो अनुकोणी नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एफ जेड बराबर आपका नॉट 0 होना चाहिए अगर कोई आपका प्रतिचित्रण अनुकोणी प्रतिचित्रण है। तो अगर आप एफ डैश जेड बराबर 0 कर देंगे तो वो अनुकोणी वैसे भी नहीं होगा। तो एफ डैश जेड बराबर 0, तो देखिए 3z प्लस का z स्क्वेयर बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, चीजें देखिए आपके सामने हैं। तो 3z बराबर देखिए इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, या फिर यहां से आप z कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एफ जेड अनुकोणी नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा, तो दो बिंदु आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप इसका एफ डैश जेड निकालते हैं, ये तो एफ जेड है, इसका एफ डैश जेड निकालिए, सॉरी एफ डैश जेड निकाला ही नहीं हमने, एफ डैश जेड निकालेंगे तो 3 प्लस का 2z, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए 0 के बराबर रखना है, तो बराबर हमने रख दिया 0 के। अब देखो यहां से z का मान कितना आ जाएगा, देखिए z बराबर माइनस का 3/2। तो ये वो बिंदु है जिस पर ये आपका अनुकोणी प्रतिचित्रण नहीं होगा, ये तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण आपका होने वाला है। तो बिंदु क्या है, एफ जेड बराबर माइनस का 3/2, ये वो बिंदु होने वाला है। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चन का। चलिए आगे एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लिया होगा।
क्वेश्चन देखिए आगे दे रखा है आपको, प्रदर्शित कीजिए कि W बराबर 2z माइनस का z स्क्वेयर डिस्क z का मापांक लेस देन 1 को W समतल में समतल के क्षेत्र में अनुकोण प्रतिचित्रित करता है।